1 एंड 4 में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर भाई 2 प्लेट्स का तो पता होता है कि 2 प्लेट होती हैं तो कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखते हो। यहाँ 4 प्लेट्स हैं, 4 में से प्लेट 1 और प्लेट 4 को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, प्लेट 2 और 3 को ए और बी से डिनोट किया है। इसका तो मतलब समझते हो ना फिर से एक बार, जब ये चीज कही जाती है फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यस सर, कल्पना क्या मतलब होता है बैटरी इसका? लगा देंगे। हाँ, कि ए और बी में कहीं बैटरी होगी कोई। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका होता है जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चलते हैं, तो पहले हम सब्जेक्टिव अप्रोच पे चल रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला मेथड क्या करोगे आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या करोगे कि जो ए और बी है वहां पर कोई बैटरी मान ले, इमेजिन करें कि यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है कुछ वी वोल्ट की। अब बैटरी का जो बेसिक फंक्शन है कि वो जिन 2 कंडक्टर से अटैच होता है उन दोनों कंडक्टर्स में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो ये बैटरी जो होगी वो कंडक्टर 2 और कंडक्टर 3 में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी, और उस वजह से प्लेट 2 पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंडक्टर ए से निकल करके कंडक्टर बी की तरफ आएंगे। तो प्लेट 2 के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू आएगा और प्लेट 3 के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आएगा बैटरी की वजह से। और बाकी दोनों प्लेट क्योंकि बाकी दोनों प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। अब इसके बाद क्या करो, जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट था कि पैरेलल प्लेट्स में अगर हमें चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका जो बताया गया था गॉस लॉ चैप्टर पढ़ाते वक्त, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाओ जरा। और उस हिसाब से क्या बनेगा जरा देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब यहाँ पे करोगे, प्लस क्यू चार्ज ऑन दिस प्लेट माइनस क्यू चार्ज ऑन दिस प्लेट है, और इन दोनों पे 0 एंड 0 टाइप का है। तो मतलब कि टोटल चार्ज आपके पास, टोटल चार्ज इन चारों प्लेट्स का मिला करके देखा जाए तो टोटल चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू 0 है। तो आउटर साइड्स पर 0 दिखाएं, इधर की तरफ 0 चार्ज और इधर की तरफ 0 चार्ज। और प्लेट 1 के इनर साइड पर कुछ चार्ज एज्यूम करेंगे माइनस ऑफ क्यू, एज्यूम करेंगे कि यहाँ माइनस ऑफ क्यू चार्ज। ना इस प्लेट 1 के अपोजिट वाली साइड पर, मतलब कि प्लेट 2 की लेफ्ट साइड, प्लेट 2 की जो लेफ्ट साइड होगी उस पर प्लस ऑफ क्यू चार्ज दिखाओगे। और प्लेट 2 पर टोटल चार्ज आपका प्लस कैपिटल क्यू है, टोटल चार्ज ऑन प्लेट 2 प्लस कैपिटल क्यू। तो अगर लेफ्ट साइड पर प्लस स्मॉल क्यू दिखा रहे हैं, अब आप बताओ राइट साइड पर कितना चार्ज दिखाएंगे प्लेट 2 के राइट हैंड साइड? माइनस क्यू, कैपिटल क्यू में स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू राइट साइड पर दिखा देते हैं। और इसका अपोजिट इसके सामने वाले साइड पर, तो माइनस टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू माइनस क्यू ऑन द अपोजिट साइड। नाउ प्लेट 3 पर टोटल चार्ज है माइनस क्यू, प्लेट 3 का टोटल चार्ज माइनस क्यू है, लेफ्ट साइड पर माइनस ऑफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू दिखा चुके। अब प्लेट 3 के राइट साइड का चार्ज कितना आना चाहिए? सर माइनस स्मॉल क्यू, माइनस स्मॉल क्यू। अब अगर ये माइनस स्मॉल क्यू है तो इसके सामने वाला चार्ज प्लस स्मॉल क्यू होंगे। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहला काम यही करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। इसके बाद क्या करो, अगर हम प्लेट 1 और प्लेट 4 के बीच में बात करें, क्योंकि जो आपस में कनेक्ट है, तो प्लेट 1 और प्लेट 4 आपस में कनेक्टेड प्लेट्स हैं, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 आएगी। और
प्लेट 1 माइनस प्लेट 4 के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिख सकते हैं V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 एंड प्लस V3 माइनस V4। और अगर याद करें तो पहले एक चीज बताई जा चुकी थी कि जब पैरेलल प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस लिखने को दिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग Q अपॉन C वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, चार्ज बाय कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से। प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालोगे तो इट शुड बी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। और उसमें शायद ये बताया गया था कि चार्ज जो लेते हैं वो अंदर वाली साइड्स के लेते हैं। जैसे अगर प्लेट 1 और प्लेट 2 में पोटेंशियल डिफरेंस लेना होगा तो इनर साइड वाले चार्जेस लेंगे। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी Q डिवाइडेड बाय प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगी। सिमिलरली 2 और 3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2 और 3 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2 और 3 के बीच का चार्ज देखेंगे। तो 2 और 3 के बीच का चार्ज है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q एंड देन कैपेसिटेंस C। 3 और 4 के बीच में जब देखेंगे तो 3 और 4 वाले के बीच का चार्ज देखेंगे एंड अपॉन कैपेसिटेंस C। अब इनमें साइन क्या रखेंगे, पोटेंशियल जो डिफरेंस निकाले गए हैं इनके साइन भी रखने। तो 1 और 2, प्लेट 1 और 2 में से 1 वाले के सरफेस पर माइनस का चार्ज है और 2 वाले के सरफेस पर प्लस का चार्ज है। तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव का मतलब होगा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में देखा जाए तो प्लेट नंबर 2 पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट नंबर Positive. 3 पर नेगेटिव है, तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। 3 और 4 के बीच में देखें अगर तो 3 और 4 में फिर ये Negative. माइनस साइन आएगा और इक्वल टू 0। इससे निकालेंगे स्मॉल q की वैल्यू और इससे स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q बाई 3 आएगी। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्लेट 2 और प्लेट 3 का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए। प्लेट 2 और प्लेट 3 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग से, क्योंकि 2 और 3 प्लेट्स वो 2 और 3 ये वो वाली प्लेट्स हैं जिनसे बैटरी को अटैच किया गया। तो प्लेट 2 और प्लेट 3 का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय C है, बट ये चीज V भी है, इसको हम कैपिटल V भी कहेंगे क्योंकि बैटरी इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच में लगी हुई है। और स्मॉल q की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें अगर, कैपिटल Q बाई 3 यहाँ रखें अगर, तो कैपिटल Q इज कमिंग एज, जब स्मॉल q को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल Q कमिंग एज 3CV by 2. 3C by 2V. So therefore 3C by 2 can be called as equivalent capacitance because capital Q charge of the battery. So capital Q which is the charge from battery. Charge from battery is always C equivalent multiplied by the potential difference of the battery. So answer बन जाएगा C equivalent equals to 3 by 2 multiplied by C and that C will be equals to A epsilon by D. Now this capital C means capacitance between these two plates. Capital C means capacitance between the 2 and 3 plates. Capital C means capacitance between 3 and 4 plates. Basically ये 3 कैपेसिटर्स हैं। तो इस तरीके से एक मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करके। सर हमने इसको ऐसे करा था कि 1 और 2 के बीच में जो कैपेसिटेंस है, 3 और 4 के बीच में कैपेसिटेंस है, वो सीरीज में हो जाएंगे, बाकी उसको पैरेलल में ऐड करके आ हाँ गया था। वो भी एक तरीका है, वो भी तरीका है, वो भी तरीका उससे भी करेंगे, मतलब ये एक तरीका है, लेकिन दोनों तरीके जानो, इंपॉर्टेंट दोनों ही है, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस के निकालने का क्वेश्चन भी आता है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी प्लेट पर कितना चार्ज है। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द प्लेट नंबर 2, क्या आंसर देंगे कि प्लेट नंबर 2 पे टोटल कितना चार्ज है? सर 2/3Q. हाँ, प्लेट नंबर 2 पे, तो प्लेट नंबर 2 का टोटल चार्ज अगर आप देखो तो इधर स्मॉल q है, इधर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है, तो प्लेट नंबर 2 का टोटल चार्ज कैपिटल Q है, टोटल चार्ज ऑन प्लेट 2, बिकॉज प्लेट 2 की दोनों साइड्स का चार्ज देखा जाएगा। अगर फिर पूछे कि प्लेट नंबर 1 पर कितना चार्ज है तो आंसर है -Q, प्लेट नंबर 3 पे कितना चार्ज है तो -Q, प्लेट नंबर 4 पे कितना चार्ज है +Q। नाउ इसका एक तरीका और है
दूसरा तरीका इसका क्या होता है कि हम सर्किट को ही रीड्रॉ करते हैं। सेकंड मेथड इज रीड्रॉइंग द सर्किट। अब रीड्रॉइंग कैसे करेंगे, देखो 3 कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर। तो रीड्रॉइंग का तरीका ये है कि हम सबसे पहले 3 कैपेसिटर्स एक रो में दिखा दें। आप एक लाइन में 3 कैपेसिटर्स ड्रॉ कर दें। 3 कैपेसिटर्स एक लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। पहला वाला कैपेसिटेंस प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में है। दूसरा वाला कैपेसिटेंस प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच में, और तीसरा वाला कैपेसिटेंस प्लेट 3 और प्लेट 4 के बीच में। तो 3 कैपेसिटेंस पहले एक लाइन में ड्रॉ कर दिए जाए। उसके बाद प्लेट 1 और प्लेट 4 को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो प्लेट नंबर 1 को कनेक्ट कर देंगे एक वायर से प्लेट नंबर 4 के साथ, और प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 तो इनके बीच वाले पॉइंट से ले लें, और प्लेट नंबर 3 तो इनके बीच में का एक पॉइंट ले लें और यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दें। अब इसको सीरीज और पैरेलल मेथड से देखें अगर, तो लेफ्ट साइड 1 2 वाला कैपेसिटर और राइट साइड 3 4 वाला कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर दिस सी एंड दिस सी अगर देखा जाए तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में मारेंगे। तो ये सी और ये सी मतलब 1 2 और 3 4 ये दोनों हमारे सीरीज कैपेसिटर्स हैं। सीरीज कैपेसिटर्स के हिसाब से इनकी कैपेसिटेंस हो जाएगी सी और सी बाई 2, और इनका जो सीरीज इक्विवेलेंट आएगा वो 2 और 3 वाले कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1 2 एंड 3 4 इनसे हमारा इक्विवेलेंट सी बाई 2 आएगा, और इस सी बाई 2 का इक्विवेलेंट जब देखोगे विथ 2 एंड 3 तो फाइनल आंसर आपका पैरेलल के हिसाब से, फाइनली पैरेलल के हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा दिस सी बाई 2 कैपेसिटेंस ऑफ दीज 2 प्लस ये वाला कैपेसिटेंस। आंसर इज अगेन 3C/2। तो ये भी एक तरीका है कैपेसिटेंस निकालने का, सर्किट को रीड्रॉ करके। सर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें तो जो बैटरी है वो 2 के ऊपर से निकल रही थी सर, और आपने सर रीड्रॉ करने के बाद 1 2 वाली प्लेट में जो सर 2 वाली प्लेट है उसके सर राइट से दिखाई है सर बैटरी। उससे मतलब नहीं है, देखिए प्लेट 2 एक कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट से बैटरी को अटैच कर दो ना, बिकॉज कंडक्टर एक भी पोटेंशियल होते हैं। तो बैटरी का टर्मिनल कंडक्टर 2 के किसी भी पॉइंट से अटैच कर सकते हैं। ये भी कंडक्टर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कंडक्टर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों वायर्स, कंडक्टर वायर, ये कंडक्टर ये वायर, ये सब इक्विपोटेंशियल्स होंगे। उससे उससे कोई मतलब नहीं है कि हम प्लेट 2 के टॉप पॉइंट से दिखा रहे हैं कि प्लेट 2 की लेफ्ट साइड से दिखा रहे हैं कि प्लेट 2 के राइट साइड से दिखा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली प्लेट का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे ही है। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो पूरा पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल रहेगा। अब एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। 3 एंड मान लो ये 4, सपोज ये 4 प्लेट्स हैं 1 2 3 4। लेट्स से कि 1 और 3 को आपस में कनेक्ट किया गया, 1 3 आपस में कनेक्टेड है, और 2 और 4 पर मान लेते हैं बैटरी कनेक्टेड है। ना इसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, कैपेसिटेंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो अगर हम रीड्राइंग करेंगे इसकी, रीड्राइंग करने से क्या होता है, सीरीज पैरेलल का आइडिया लग जाता है। तो ये भी 3 कैपेसिटेंस हो गए। पहला कैपेसिटेंस प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में, दूसरी कैपेसिटेंस प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच में, और तीसरी कैपेसिटेंस प्लेट 3 और प्लेट 4 के बीच में।
तो रीड्राइंग क्या करेंगे, रीड्राइंग में 3 कैपेसिटर्स आपको पहले तो रीड्रॉ करो। नंबरिंग, फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड कैपेसिटेंस, थर्ड कैपेसिटेंस। फर्स्ट कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2, so this is 1 2. मिडिल कैपेसिटेंस इज बिटवीन 2 and 3, 2 3, एंड देन 3 and 4. अब जिस तरीके से वायर जुड़ेंगे प्लेट 1 और प्लेट 3 को हमें वायर से अटैच करना है, तो प्लेट 1 से लेकर के और प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 3 ये भी है और प्लेट नंबर 3 ये भी है, तो इनके सेंटर से एक वायर अटैच कर दो। और प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 4 के बीच में बैटरी, तो प्लेट 2 और प्लेट 4 इनके बीच में एक बैटरी इस तरीके से अटैच कर देती। 2C बाय 3। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा इसमें सीरीज पैरेलल कैसे बन रहा है, कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में, ये कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। तो सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई कैसे होगा इस क्वेश्चन में है? सर ये जो अपना 1 और 2 के बीच प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस और 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस है, वो सर वो पैरेलल में ऐड होंगे पैरेलल में क्योंकि है, बिल्कुल। हाँ, पोटेंशियल वाले मेथड से भी देख सकते हो। देखिए अगर हम जैसे कल डिस्कस हो रहा था कि ये बैटरी है, मान लेते हैं इसकी जो नेगेटिव वाली साइड है, नेगेटिव वाली साइड, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। सपोज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0, तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 है मान लीजिए, तो पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड पर यानी एट दिस पॉइंट पोटेंशियल विल बी V, एंड सपोज यहाँ पर पोटेंशियल V डैश है मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल V मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल V डैश मान लो। अब याद करिए ये कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल V डैश है, तो इस वायर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब V डैश पोटेंशियल पे ही होंगे। फिर ये वाला वायर आ गया, इस वायर में हर एक जगह पर पोटेंशियल V डैश रहेगा। फिर यही वायर आगे जा रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल V डैश होगा। एक कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट नहीं आ सकता, ओम्स लॉ वायलेट हो जाएगा। ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर में, एक वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R। और ये पढ़ रहे हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं है। तो जब किसी वायर में करंट फ्लो ही नहीं करेगी तो उस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकते। अब इस हिसाब से अगर देखो तो जो हमारा कैपेसिटर 1 2 है, 1 2 कैपेसिटर, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V डैश माइनस V हुई, और जो 2 3 है इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस V डैश माइनस V। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर 1 2 के बीच में है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर 2 3 के बीच में। सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले कैपेसिटर कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ये दो कैपेसिटर जिनमें सेम Parallel. पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल वाला होना चाहिए। तो कैपेसिटर 1 2 और 2 3 इसको आप कहोगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बिकॉज दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनका इक्विवेलेंट लाएंगे, और इनका इक्विवेलेंट जो होगा बिकॉज ऑफ पैरेलल ये हो जाएगा 2C। फिर एक बार रीड्रॉ करोगे, अब क्या करेंगे, जो 3 4 वाला कैपेसिटर है उसको तो एज इट इज रखो आप, और इन दोनों का इक्विवेलेंट 2C आने का क्या मतलब हुआ? इक्विवेलेंट 2C आने का मतलब कि हम दो कैपेसिटर्स की बजाय एक सिंगल कैपेसिटर यूज कर ले यहाँ पर। तो एक सिंगल कैपेसिटर विल बी 2C। एक कैपेसिटर हटा दो आप यहाँ पर और दूसरा कैपेसिटर की जगह इक्विवेलेंट 2C डाल दें। Not 2C and C are in the series combination, so therefore final equivalent 2C बाय 2C by 3। 3। हाँ बिल्कुल वही आएगा, 2 by 3, और C को लिख देंगे A epsilon by D। ये ना पोटेंशियल वाले लॉजिक से देखना, पोटेंशियल वाले लॉजिक से आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने में आसानी हो जाती है। इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन से कैपेसिटर से पोटेंशियल सेम पोटेंशियल वाले हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले हैं, किसको पैरेलल मानना चाहिए, किसको सीरीज में मानना चाहिए।
और एक एग्जांपल दिखा रहे हैं इसी तरीके का। देखिए 5 प्लेट्स का सिस्टम है, ठीक है। नंबरिंग इज लाइक 1 2 3 4 5 5 and 2 they are connected, 5 and 2 are connected, 1 and 3 are connected, and battery is between 0.4 and 1.3, इस तरीके से बैटरी है। नाउ इसका नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। तो फिर इसको भी रीड्रॉ कर सकते हैं 4 कैपेसिटर मान करके, 4 कैपेसिटर। देखिए जितनी प्लेट्स होंगी उसमें से एक कम कर दो, मतलब कि अगर n प्लेट्स हैं, n नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी तो n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे। तो हम 4 कैपेसिटर से ड्रॉ करने जा रहे हैं। पहले एक लाइन में सबको कनेक्ट कर दे, 4 कैपेसिटर्स को डायरेक्टली एक लाइन में अटैच कर दीजिए, नंबरिंग कर दें उसकी। तो 2C/5 आएगा। पता नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा। तो अभी कितना बता रहे हो? तो 2C/5 2C/5 है सर। हो सकता है, हमें पता नहीं, अभी हो सकता है। नेट कैपेसिटेंस इज 2C/5, ठीक है ना? यही आंसर, अभी चेक कर लेते हैं, रुको, आंसर कंफर्म नहीं है मेरे को। पहले तो रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ कर दिया, उसके बाद 2 और 5 को कनेक्ट किया, तो 2 और 5 ये 2 और ये 2 दोनों ही 2 हैं, तो इनके सेंटर पॉइंट से प्लेट 5 को कनेक्ट करो। फिर 1 और 3 को कनेक्ट करें, 1 and 3 कनेक्टेड, और फिर बैटरी को कनेक्ट करेंगे 4 और इस 1-3 से। अब देखिए 1-3 में आप कहीं भी कनेक्ट कर दो, यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम यहां कनेक्ट कर रहे हैं कि यहां कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल वाले हैं। तो कनेक्शन ऐसे दिखा लो, चाहे तो अगर ये वायर ऐसे ला करके ऐसे कनेक्शन दिखाना चाहो, ये सारे कनेक्शन एक जैसे ही हैं। तो इसको ऐसे दिखाया अपना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमें ये पता लगाना है कि ये सीरीज और पैरेलल में कौन कौन से, इसमें से कौन से कैपेसिटर्स ऐसे हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, कौन से पैरेलल में लगे हुए हैं, किस तरीके से इक्विवेलेंट बनेगा इनका, वो पोटेंशियल वाले मेथड से आसानी से दिख जाएगी। नेगेटिव साइड का पोटेंशियल 0, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट 0। पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल V। सर आपने जो रीड्रॉ किया सर, उसमें हाँ। 4 के उल्टा है बैटरी का। होना चाहिए सर। टर्मिनल्स उल्टे हैं, ये Yes, जो sir. आपने दोबारा बनाया। उस टर्मिनल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्मिनल से C इक्विवेलेंट थोड़ी बदलेगा। बैटरी के टर्मिनल्स पलटने से बस इतना होगा कि जहां पॉजिटिव प्लेट आनी चाहिए तो वहां नेगेटिव प्लेट आ जाएगी, तो वापस सही कर दे रहे, उससे C इक्विवेलेंट पे फर्क नहीं पड़ता। सर 2C/5 में 3C/4 आ रहा है। जो भी है, अभी चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पर पोटेंशियल V, अब नोटिस करो इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इधर भी पोटेंशियल V दिखाओ। फिर इस कैपेसिटर के दूसरे साइड गए,
तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस होने की वजह से, इन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस होने की वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। तो अगर यहाँ पर V मान रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ V1 मान लेते हैं। फिर इस पूरे वायर में पोटेंशियल V1 रहेगा, फिर इस वायर में जाएंगे पोटेंशियल V1, फिर इस वायर में जाएंगे पोटेंशियल V1। नाउ दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका 0 पोटेंशियल पर है, फिर ये पूरा वायर, तो अगर ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पर है, ये एक वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर भी पोटेंशियल 0 है। अब हमें सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल मिल गए। इसी तरीके से ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पर है, तो ये पूरे वायर में पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 है। अब ऐसे में अगर हम चेक करें तो 1-2 कैपेसिटर, 1-2 वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, 1-2 कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस वो आ रही है V1 माइनस 0, और 2-3 कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, 2-3 कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस वो भी V1 माइनस 0 आ रही है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1-2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2-3, ये भी V1 माइनस 0 आ रहा है, ये भी V1 माइनस 0 आ रहा है, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले, ये दोनों पैरेलल में। ऐसे में क्या होगा कि ये दोनों जब पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगेंगे तो इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इन दोनों की टोटल कैपेसिटेंस से 2C हो जाएगी। और इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों में से किसी एक कैपेसिटर को हटाएंगे, किसी एक को रिमूव करेंगे। मान लें 2-3 को रिमूव कर देंगे, इस कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे और 1-2 एंड 2-3 का कॉम्बिनेशन एज ए 2C कैपेसिटेंस यहां लगा देंगे। अब 4-5 वाला कैपेसिटेंस अगर आप नोटिस करिए, कैपेसिटेंस 4-5, और ये एक वायर है, यहाँ से ये पूरा वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये ऐसे करके यहाँ तक है, तो ये 2C और ये जो 4-5 वाली कैपेसिटेंस है, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में कहोगे आप? 2C और 4-5 का कॉम्बिनेशन पूछा जाए, ऑब्वियसली पैरेलल तो है नहीं, ये सब एक ही वायर में चलते हैं, सीरीज में। तो ये C और ये 2C सीरीज कॉम्बिनेशन में, C और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2C/3, तो ये 2C/3 कर देंगे, 2C और ये वाला C मिला करके 2C/3, और फिर हम इस कैपेसिटर को हटा देंगे यहाँ से, और सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर 2C/3 हो गया। भाई सर्किट को रिड्यूस भी तो करते जाओगे, और फिर जब ये काम कर देंगे तो ये पोटेंशियल V और अब ये भी V हो जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई करते जाओ तो अब ये पोटेंशियल V हुआ तो यहाँ भी V हो गया, अब ये V1 नहीं बचा, ये V होगा, ना ये V होगा, ना ये V होगा। तो अब हमारे इस 2C/3 का पोटेंशियल डिफरेंस, 2C/3 की पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है V माइनस 0, और इस 3-4 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस भी V माइनस 0 आ रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया, यानी कि ये दोनों फिर से, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो फाइनल आंसर जो बनेगा सर 5C/3। हमारा आंसर सही था दूसरी नहीं बार सर, मैं वो दूसरी बार 4C/3 आ गया था। गलती हो गई थी इसका मतलब कुछ। यस सर, रीड्राइंग। रीड्राइंग में गलती हो सकती है या फिर सीरीज पैरेलल को आइडेंटिफाई करने में गलती हो सकती है। सर रीड्राइंग में हो गई थी। ओके, और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पोटेंशियल्स को मेंशन करते जाओ, पोटेंशियल लिखते चले जाओ, और आपको मालूम चल जाता है कि कहाँ पर सीरीज लगा हुआ है, कहाँ पर पैरेलल लगा हुआ है। ठीक है, यस सर। Yes, sir.
एक एक एग्जांपल और दिखा दे। ये सब बड़े कॉमन एग्जांपल्स है, किसी भी बुक में जाओगे ना, जितनी भी बुक्स लगाओगे, कोई भी पैकेज लगाओगे, सब में मिल जाएगा ये। अब एक सर्किट इस तरीके का बना हुआ है, इसको ड्रॉ करने तो पहले 2 कैपेसिटर्स 1 2 3 4 5 है। ड्रॉ करो और बताओ इसका सी इक्विवेलेंट क्या आएगा। ड्रॉ करके बताइए कि सर्किट का सी इक्विवेलेंट। ट्राई कर रहे हो कि नहीं? सर कर रहे हैं सर। यस सर। देखिए क्या आएगा सी इक्विवेलेंट इसका, देखिए। सी आएगा क्या खाली, के बीच में शायद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हमें नहीं मालूम, शायद बात क्यों कर रहे हो यार, हमको पक्का बताओ। सी आएगा मेरे ख्याल से, हम रीड्रॉ करके देखा है। इसको भी रीड्रॉ कर रहे हो? नहीं मतलब वो पोटेंशियल देख करके सर। हो सकता है, मतलब मैं तो, हो सकता है सी आंसर आ रहा हो। और किसी का कोई आंसर आया हो? सर एक मिनट। 5C/7। 5C/7 एक आंसर आ रहा है। सर 5C/7 ही आएगा। ओके, चेक कर लेते हैं। देखो, नेगेटिव वाली साइड पर पोटेंशियल 0 माना, तो जहां तक ये वायर जाएगा 0 पोटेंशियल 0 पोटेंशियल 0 पोटेंशियल। पॉजिटिव साइड V माना। नाउ कैपेसिटेंस की वजह से एट दिस पॉइंट पोटेंशियल में कुछ वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसको V1 मान लिया। अब ये पूरी वायर ऊपर से लेकर के यहाँ तक आई, तो इस वायर में कहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो एट दिस पॉइंट पोटेंशियल इज V1। एक चीज तो ऑब्वियसली दिख रही है कि ये सी और ये सी सीरीज में है, ये वाला सी और ये वाला सी सीरीज में दिख ही रहे हैं आपको, डायरेक्टली ये सीरीज में दिख रहे हैं, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में से तो एक कैपेसिटर को हटा दो पहले, और ये हटा करके ये C/2 कर दे, ऑलरेडी सीरीज में लगा हुआ था। अब लेफ्ट वाले कैपेसिटेंस की पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0, इस कैपेसिटेंस की पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0, C/2 की पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0। मतलब क्या है, ये C और ये C/2 ये तीनों पैरेलल में है। अब इनका इक्विवेलेंट देखिए, अगर C C C/2 पैरेलल में, तो ये हो गया C+C+C/2 5C/2।
और ये तीनों का इक्विवेलेंट 5c/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तीनों का इक्विवेलेंट 5c/2 आ जाए तो इन तीन में से कोई दो कैपेसिटर तो हटा दे। तो हमने मान लीजिए ये कैपेसिटर को रिमूव कर दिया, इस कैपेसिटर को रिमूव कर दिया, और जो बचा हुआ कैपेसिटेंस है उसमें इक्विवेलेंट यूज कर लिया। अब जब ये काम करोगे इक्विवेलेंट लगाने के बाद, तो अब फिर से एक बार फिर पोटेंशियल देखना पड़ेगा हमको वापस से। तो अब तो ये ओपन वायर है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। फिर से अगर हम पोटेंशियल देखें, अब इस ओपन वायर का कोई मतलब नहीं है, इसको हटाइए। और जब वो ओपन वायर हट गई तो ये C और ये 5c/2 डायरेक्टली सीरीज में दिख रहे, C एंड 5c/2 इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस हिसाब से जो आंसर आएगा 5c/2 और C का सीरीज करेंगे तो अब उतना ही आएगा ना, 5/7 बता रहे थे। यस सर। 5c/2 और C का सीरीज कॉम्बिनेशन जाएगा तो 2/5c। हाँ, 5c/7। तो यार भैया शॉर्ट सर्किट कहाँ हुआ इसमें यार कोई? नहीं वो सर उसको पहले मतलब ए और बी, जो बी और ए के बीच में तो सर रिप्लेस कर लिया, तो उसके बाद तीनों एक ही वायर में दिख गए थे, तो मतलब वो गलते हुए थे उसमें। बड़ा झंझट है यार इसमें। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है सीरीज पैरेलल को देखना। चलो एक और देखो। मतलब इवन सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चंस भी उतने आसानी से नहीं मिलते हमें। ये कुछ ऐसा डायग्राम है मान। अब बताओ इसका सी इक्विवेलेंट। वेट कर रहे हैं, बताओ। अच्छा, प्रॉब्लम पैरेलल में ही आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। सर इसका भी आ रहा है 5c/7। बात तो फाक है, इसका भी वही आ गया। एक बार देखने दो यार पहले। चलिए फिर वही पोटेंशियल मेथड, 0 V, कैपेसिटर के दूसरे साइड V1, ये 0। वायर में 0, वायर में पोटेंशियल को रिपीट करते रहिए। ये 0, यहाँ 0, ये वायर 0। इन दोनों के बारे में सोचेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो पहले पहले तो इन दोनों को हटा दो, इनकी जगह सिंगल कैपेसिटेंस लगाओ और एक कैपेसिटर तो हटा दे इसमें से। नाउ सबसे पहले इस कैपेसिटर के बारे में देखिए। इस
फॉर दिस कैपेसिटर पोटेंशियल इधर भी जीरो है, पोटेंशियल इधर भी जीरो है, वो इस वायर की वजह से हो रहा है। तो इधर भी जीरो पोटेंशियल, इधर भी जीरो पोटेंशियल, मतलब इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो अगर इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर में चार्ज भी नहीं होगा। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट है, इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस वाला कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिसके दोनों तरफ सेम पोटेंशियल आ जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ना बने। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ना बनने की वजह से यहाँ पर चार्ज से डिपॉजिट नहीं होगा, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। और ऐसे कैपेसिटर्स को इरेज करो आप, शॉर्ट सर्किट वाले फाइनल आंसर कैपेसिटर को 3C/4 आएगा। हो सकता है। शॉर्ट सर्किट वाला कैपेसिटर जिसके, ऐसा कैपेसिटर जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस ना आए, उसको इरेज कर देंगे, मतलब नेक्स्ट मोमेंट पर इसको इरेज कर देंगे। अब देखते हैं, ये तो इरेज हो गया। इसके बाद ये कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस जीरो, ये कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस जीरो, C/2 कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस जीरो। तो ये तीनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले कैपेसिटर हुए, ये हो गए पैरेलल में। तो C/2 बन गया। फाइनल 5C/7 है सर पक्का। हाँ, मतलब ये Yes, sir. ये तीनों 5C/2 हो गए। तो ये तीनों 5C/2 होने का मतलब क्या हुआ, किसी एक कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट बनाएं और बाकी के दो कैपेसिटेंस रिमूव करें। सर ये वाला 5C/2 हो, कौन सा? जो आपने V1 से मतलब सर जो V1 और 0 के बीच 5C/2। फिर जब ये हटा देंगे तो ये वायर का कोई मतलब नहीं रहेगा, ओपन वायर्स का कोई मतलब नहीं होता। तो ओपन वायर्स हटा दिए जाएंगे, जितने ओपन वायर्स हैं इनको हटा दें ना। ये दोनों सीरीज में हो गए, 5C/2 और C आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फाइनल आंसर इसका भी 5C/7। श्रेयस भैया कहीं गलती कर रहे हो, लगातार तुम्हारी ये आंसर नहीं गलत सर, क्यों ये हो रहे वाला आ गया था सर, उसमें सर दूसरी बार एक्चुअली कैलकुलेशन में गलती है, वो तो वो C/2 को ऐड करा नहीं था, फिर हमने देखा था कि को सही करा है तो 5C/7 आ गया था। चलो सर इस बार हैं? हाँ, लॉजिकली मतलब गए। ये तो बल्कि हम लोग ये एक तरीके से बोनस टाइप क्वेश्चन माने जाते हैं कि अगर इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा है। मतलब इस कैपेसिटेंस चैप्टर का सबसे इजीएस्ट पार्ट है C इक्विवेलेंट, बट ये हो कि सीरीज पैरेलल को आइडेंटिफाई कर ले बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। मतलब पोटेंशियल मेथड बनाने से फायदा तुमको ये होगा कि सर्किट को रीड्रॉ नहीं करना पड़ता है फिर से। मतलब सर्किट को रीड्रॉ करे बगैर मालूम चल जाता है कि कहाँ सीरीज लगा है, कहाँ पैरेलल लगा, विदाउट रीड्रॉइंग। इसके बाद जो दो सर्किट्स हमारे एक रह गए थे, एक हमारा लैडर सर्किट बचा हुआ है। सर एक डाउट है कि सर जो हाँ। ये इक्विवेलेंट वाले, सर इसमें ऐसा हो सकता है कि दो प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक हो सर? हाँ, हो सकता है। सर एक क्वेश्चन वो भी सर करा दीजिए सर, से या जो फिर आगे मतलब कौन सा कह रहे हो जिसमें कई कई सारी प्लेट लगी हुई है? ये सर 3-4 प्लेट्स हैं सर। सर तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि उसको रीड्रॉ करते हैं तो फिर एक प्लेट को सर दो प्लेट में शो कर देते हैं, लेकिन सर वहां पे तो डाइलेक्ट्रिक होगा तो सर शो कैसे करेंगे वो बता दीजिएगा एक बार सर। कर अभी कर दे रहे हैं, तो वो उसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर रहे हैं। पहले एक ये लैडर वाला देख लो, दो सर्किट्स और बचे। अच्छा एक बात और बताएं पहले, ये जो हमने अभी पोटेंशियल वाला किया है ना, एक जस्ट आपको समझा देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस में आपको खुद करना है। तो जैसे मान लो रेजिस्टेंस में ये काम कैसे होता है वो देखिए। अगर हमें रेजिस्टेंस वाले सर्किट्स दिए जाएं और उसमें आर इक्विवेलेंट हो, तो एक एग्जांपल से बस इतना दिखा रहे हैं कि यही मेथड वहां पर कैसे काम करेगा।
सपोज ऐसा हो, मान डायग्राम इस तरीके का है और आर इक्विवेलेंट पूछो, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा यार कि पोटेंशियल मेथड जो हम कैपेसिटेंस में लगा रहे हैं उसको रेजिस्टेंस में भी लगाओ। जल्दी से करके बता रहे हैं, यहाँ पर 0 दिखाया, यहाँ पर V दिखाया, बाकी की प्रॉपर्टी वैसे ही लगाओगे। एज लॉन्ग एज इट इज वायर 0, वायर 0, रेजिस्टेंस आ गया V1 कर दो, फिर वायर V1, ये वायर 0, ये V, यहाँ भी V। कुछ मालूम चला सीरीज पैरेलल में कौन से हैं? यस सर। ये सर सेम रूल है यार। देखिए ये रेजिस्टेंस है V1 माइनस 0, ये रेजिस्टेंस V1 माइनस 0, हो गए पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में। वैसे देखोगे तो नॉर्मली अगर 12th लेवल के हिसाब से सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि ये दोनों सीरीज में लगे, जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों पैरेलल में। पोटेंशियल बना करके देखिएगा तो ये R और ये R पैरेलल में क्या करेंगे, R/2 कर देंगे और एक रेजिस्टेंस हटा देंगे इसमें से। इसके बाद सर बगल वाला होगा। सर जो बीच में सर वायर लगा हुआ है सर स्लैंट वाला, उसको हटा देंगे सर, उसका कोई फायदा नहीं है। ये R और ये R/2 पैरेलल इसमें ये R/2, दिस R/2, V1 माइनस 0, दिस R V1 माइनस 0, V1 माइनस 0, यहाँ भी V1 माइनस 0, यानी कि ये दोनों फिर पैरेलल में आ गए। यस सर। तो ये R/3 बन जाएगा, R/2 और R का पैरेलल, फिर R/3 किया और इसको हटा दिया, इसको हटाया तो ये ओपन वायर भी हट गई। तो ऊपर वाले दोनों पैरेलल में। हाँ कैसे? अब कौन से पैरेलल में दिख रहे हैं आपको नहीं यहाँ सर, पर? नहीं होंगे, नहीं होंगे। नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कंफर्म कर लिया करूँ, नहीं है पैरेलल में। लेकिन अब ये है, ये R और ये R/3 सीरीज में है, क्योंकि यस सर। इस R से जो वायर जा रही है ना, यही वाली वायर तो R/3 में जा रही है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सेम वायर में है। तो सेम वायर में जितने रेजिस्टेंस होंगे वो सब सीरीज में। तो R/3 और R को सीरीज में करके R/3 एंड R सीरीज में 4R/3 कर लीजिए इसको, और एक रेजिस्टेंस को हटा दें। इसके बाद ये दोनों पैरेलल अब एक सुनो तो, एक मिनट सुनो तो। अब ये V1 है तो ये पूरा वायर यहाँ से यहाँ जाकर के ये भी, एक्चुअली ये V1 अब V1 नहीं बचेगा, ये V था, यहां से जाओगे तो इसको आप दोबारा V लिखेंगे। नाउ 4R/3 और ये R, 4R/3, 0 और V के बीच में, R भी आपका V और 0 के बीच में। ना ये दोनों पैरेलल में, समझ पा रहे हो इसे? यस सर। Yes, फाइनल sir. कितना है? फाइनल बोलो। 4R/3 और R पैरेलल में, रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला रहेगी 4R/7. 4R/7, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये जो मेथड यहाँ बताए जा रहे हैं, इसको रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना, आराम से आप सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कर लोगे। पोटेंशियल मेथड करोगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में रहोगे। नाउ लैडर वाले सर्किट्स की जो बात कर रहे थे वो ये, जो ये वाले सर्किट्स होते हैं ना कि सेम सिमिलर चीजें बार बार रिपीट की जाती है,
इस टाइप के सर्किट्स होते हैं जो, और इनको रिपीट करते रहते हो अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, इट गोज अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम सर्किट जा रहा हूँ। और इसमें कहते हैं कि ये C है, ये 2C कैपेसिटेंस है, ये C है, ये भी 2C है, ये वाला कैपेसिटेंस C है, ये 2C है, एंड सो ऑन करके जा रहा है। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सर इसको लेट करके करते थे ना? कैसे बताओ? सर वो लास्ट वाला सीरीज में ले लेते सर, सीरीज में नहीं लेते थे, पैरेलल नहीं, में। टोटल को सीरीज आर में लेट सर लेकिन टोटल को एक लेट कर X लेते हैं, फिर जो फिर से equivalent निकाल लेते हैं, उसका हाँ। भी एक वैल्यू एक आ जाएगा। निकालते हैं, बाकी Yes, sir. वन कुछ मतलब इन्फिनिटी होता है, तो वैसे करके। हाँ, मतलब इसमें ये कहते हो कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट द इक्विवेलेंट इज X। तो इसमें क्या करते थे कि ये वाला C और ये वाला 2C, मतलब पहला वाला, पहली वाली जो लिंक है, फर्स्ट लिंक, इसको हटा दे तो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है आपका, रिमेनिंग पोर्शन, ये पूरा, इसका इक्विवेलेंट भी हम X मानते हैं। मतलब पूरे सर्किट का भी इक्विवेलेंट X होगा, और फर्स्ट लिंक को रिमूव करके बचे हुए पोर्शन का भी इक्विवेलेंट X मानते हो। ये मैथ के उस क्वेश्चन का लॉजिक बनता है इसमें। मैथ में ये वाला क्वेश्चन का लॉजिक है ये, इट गोज अप टू इन्फिनिटी। तो कैसे निकालते थे X की वैल्यू, अगर याद करिए मैथ में भी तो सर ये वो क्वेश्चन बाद होता है। वाले को x मान लेंगे सर, क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। सर X रूट X 1 स्क्वायर प्लस किया, एक्स हो जाता था। हाँ, तो स्क्वायर करके ये वाला रूट हट गया, 1 बचा, और बाकी का जो रूट बचा उसको फिर X मान लेते थे। यस सर। Yes, sir. तो यही चीज यहाँ भी कर रहे हो, सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर लॉजिक है ना यार। क्योंकि जब इनफाइनाइट तक सीरीज जाएगी, कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उसमें एक टर्म के होने और ना होने से सीरीज की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही लॉजिक यहाँ लगा रहे हैं कि इसके होने से और इसके ना होने से इक्विवेलेंट में फर्क नहीं आएगा। तो जितना इक्विवेलेंट इसकी प्रेजेंस में है, उतना ही इक्विवेलेंट इसकी एब्सेंस में भी होगा। यानी अगर इसको हटा दे तो रिमेनिंग पोर्शन को भी सेम कैपेसिटेंस मानते हैं। और ऐसे में क्या करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। पहला वाला C और 2C हटा देते, मतलब इनको अलग कर दे, और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट उसको X मान लेते हैं, और इनका भी इक्विवेलेंट फिर से X आएगा। अब 2C और X हमारे पैरेलल में, तो 2C प्लस X, और इसके साथ ये सीरीज में, और ये टोटल वैल्यू अगेन X के बराबर करेंगे, और फिर क्वाड्रेटिक बन जाती है, जिससे X की वैल्यू मिल जाती है। सर 2C और -C। -C तो होगा नहीं आंसर, फिजिकली नहीं होगा, मैथमेटिकली -C आ सकता है, लेकिन फिजिक्स में बोल देंगे कि -C का कोई फिजिकल मतलब नहीं है। तो 2C आंसर हो सकता है, अगर 2C सही आंसर है तो। अगर सॉल्व करके 2C आ रहा है तो 2C आंसर बनेगा। 2C आ रहा है पक्का ना? यस सर। उसी कैसे आएगा यार? उसी तो नहीं आएगा भाई, X कुछ और आएगा। Irrational आ जाएगा sir. हाँ, सर QC रूट नहीं, फंस रहा है। स्क्वायर रूट में आएगा आंसर। √3 - 1 टाइम्स Yes, C। sir. हाँ, अब इसमें देखो, थोड़ा सा प्रिपेयर रहा करो एक स्टेप आगे जाने के लिए।
क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि यार ये हम ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो अब इसमें चांसेस हैं कि कुछ नया हो। तो नया ये हो सकता है कि इक्विवेलेंट तो चलो निकाल दिया हमने, मान लो इक्विवेलेंट हमारा आंसर आ गया। और इस बैटरी से कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, मान ले Q, तो वो चार्ज भी निकाल सकते हैं। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो निकाल सकते हो, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड C इक्विवेलेंट इज √3 - 1 इंटू CV। तो इतना चार्ज बैटरी से आएगा। इस चार्ज को इस लैडर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? लैडर सर्किट्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये Q चार्ज जो इस कैपेसिटर से निकला, ये आगे कैसे डिवाइड होगा? इसमें से कितना चार्ज 2C की साइड जाएगा और कितना चार्ज आगे की तरफ जाएगा? तो अगर हम इसको स्मॉल q मान लें, Q1 मान लें, और ये कैपिटल Q माइनस Q1 हुआ, फिर और आगे गए तो कैपिटल Q माइनस Q1 में से मान लिया Q2 चार्ज यहां आया, बाकी का चार्ज इधर जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से होंगे, मतलब कैसे पता लगाएंगे Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा? ऐसे ही यहाँ पर जो Q3 चार्ज Q1 आएगा 2Q/3 आएगा। कैसे आएगा, वो क्या लॉजिक होगा उसकी? चार्ज कैपेसिटेंस के डिस्ट्रीब्यूशन। रेशियो पे आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस का रेशियो कैसे देख रहे हैं? जो कैपिटल Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज, ध्यान दीजिए, कैपिटल Q चार्ज जिस जंक्शन की तरफ आ रहा है, कैपिटल Q चार्ज जिस जंक्शन की तरफ आ रहा है, उस जंक्शन से एक वर्टिकल कैपेसिटर दिख रहा है हमें, उस जंक्शन से वर्टिकल कैपेसिटर 2C, और उस जंक्शन के आगे और कितनी कैपेसिटेंस? X। हाँ, मतलब इस जंक्शन के बाद, आफ्टर दिस जंक्शन, जितना भी पोर्शन आप देख रहे हो ये पूरा, इसी को तो X माना था हम लोगों ने, मतलब C इक्विवेलेंट माना था। यस सर। यस सर। तो अब चार्ज का डिवीजन तो करोगे कैपेसिटेंस के रेशियो में, लेकिन वो कौन सी कैपेसिटेंस का रेशियो लेना है मुझे? कैपिटल Q चार्ज इस जंक्शन पर आया, Q1 चार्ज चला गया 2C के पास, और बाकी का चार्ज आगे के कंप्लीट सर्किट में जा रहा है। तो बाकी का चार्ज आगे के कंप्लीट सर्किट में जा रहा है, और आगे का कंप्लीट सर्किट उसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है। तो चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसमें, तो Q1 अपॉन कैपिटल Q माइनस Q1 शुड बी, Q1 चार्ज 2C के पास जा रहा है, और कैपिटल Q माइनस Q1 चार्ज आगे के रिमेनिंग सर्किट में जा रहा है, जो फिर से C इक्विवेलेंट है। तो इससे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो Q1 आएगा वो आई थिंक कि 2C अपॉन 2C प्लस C इक्विवेलेंट टाइम्स कैपिटल Q। अब Q2, नाउ कैपिटल Q माइनस Q1 चार्ज, कैपिटल Q माइनस Q1 चार्ज जो आगे गया, वो नेक्स्ट जंक्शन पे, अगले वाले जंक्शन पे, कैपिटल Q माइनस Q1 एट दिस जंक्शन, Q2 चला गया 2C के पास, और कैपिटल Q माइनस Q1 माइनस Q2 ये फिर से आगे X के फॉरवर्ड हो पास। गया, ये फिर से इक्विवेलेंट के पास जा रहा है। आप एक एक कम करते जाओगे, लेकिन C इक्विवेलेंट तो बदल नहीं रहा है इसका। तो फिर से क्या लिखेंगे, Q2 डिवाइडेड बाय कैपिटल Q माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2C डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। और इससे जब Q2 सॉल्व करेंगे तो Q2 की वैल्यू मिलेगी 2C अपॉन 2C प्लस C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल Q माइनस Q1। आ रहा है प्रोसेस, समझ में आ रहा है यार ये? ये सर।
यस सर। Yes, sir. यही रेशियो चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसी रेशियो में होता रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट लैडर सर्किट में सी इक्विवेलेंट्स चेंज नहीं होंगे। मतलब फर्स्ट लिंक को क्रॉस करने के बाद भी वही इक्विवेलेंट, सेकंड लिंक को क्रॉस करने के बाद भी वही इक्विवेलेंट, थर्ड वाले को क्रॉस कर जाओगे तब भी वही इक्विवेलेंट आना है। इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें। इस तरीके से करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने का मतलब ये है कि किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। लैडर सर्किट्स में एक और स्पेशल लैडर सर्किट होते हैं। एक जैसे ये सी है, मान लिया यहाँ 2C तक, सपोज ये सी एंड 2C। अभी हम लोगों ने पीछे क्या किया था, यहाँ पर सी और 2C लगाया था। अब हम उल्टा कर रहे हैं, सी हम नीचे लगा रहे हैं और फिर 2C लगा रहे हैं, यहाँ वायर कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर सी लगाएंगे और फिर इधर 2C, फिर इधर सी लगाएंगे और ऐसे 2C, और इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स जाएंगे। पिछले वाले से क्या डिफरेंस है इसका? अगर जस्ट इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन का डायग्राम देख पाओ तो उससे डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस पकड़ पा रहे पिछले वाले क्वेश्चन से? यस सर, मतलब ब्रांच छोड़ करके है। उस पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला सी कैपेसिटेंस कहाँ लगाया हुआ ऊपर था? सर, ऊपर मतलब यहाँ लगा। लगा ऊपर हुआ लगा हुआ था। मतलब सारे सी ऊपर लगे हुए थे। यस। इसमें ऑल्टरनेट चल रहा है, एक सी ऊपर एक सी नीचे, फिर एक सी ऊपर एक सी नीचे। क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? सर इसमें जो हम तो लोग चैन और ले। पूरी को लेंगे सर, हाँ, P2C को सर 1 यूनिट लेंगे। हाँ, और जो फिर जो आ जाएगा इक्विवेलेंट वो सीरीज में होगा। फिर से x कर लेंगे। तो एक लिंक कहाँ तक मानोगे? सर नीचे वाले दो स्क्वायर जो पहले तक है। सर दूसरा 2C। 2 स्क्वायर लेने पड़ेंगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ ना, देखिए मैं, अच्छा ये सर्किट है, इसी के बगल में इसी के साथ हम दूसरा वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पहले ये सर्किट था, लैडर सर्किट्स की एक और यूनिक प्रॉपर्टीज है, मतलब इनफाइनाइट लैडर सर्किट्स की। इनफाइनाइट लैडर सर्किट्स की बड़ी खास मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे व्हीटस्टोन सर्किट की प्रॉपर्टी है, क्यूब सर्किट की प्रॉपर्टी है, वैसे लैडर सर्किट की भी अपनी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ लैडर सर्किट्स की ही है। देखिए ये सी नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो, मतलब ये सर्किट और ये सर्किट हम कह रहे हैं दोनों इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, कोई फर्क नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ लैडर सर्किट क्या कहती है? अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? यहां और यहां सेम एक ही जैसा रिजल्ट आएगा। ये कैपेसिटेंस चाहे नीचे वाली ब्रांच में लगा हो चाहे ऊपर वाली ब्रांच में लगा हो, क्योंकि देखो अगर आप लूप इक्वेशंस बनाओगे, इमेजिन करें लूप इक्वेशंस, तो ये एक लूप है और ये भी एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है। इस लूप इक्वेशन में जब किरचॉफ की इक्वेशन बनाएंगे, यहां पर जब किरचॉफ की लूप इक्वेशन बनाएंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इस 2C के पास होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस इस 2C के पास होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस C के पास होगा। यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। और अगर हम नीचे वाले सर्किट में लूप इक्वेशन बनाएंगे, यहां पर मान ले लूप इक्वेशन बनाते हैं,
तो भी यही चीज आ रही है कि 2C के पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 2C के पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस C के पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ इतना ही फर्क आएगा, दोनों सर्किट में डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, ओनली डिफरेंस इन द टू सर्किट विल बी, इस कैपेसिटर में पहले वाले कैपेसिटर से मान लो Q चार्ज आया, तो ये Q चार्ज गया, डिवाइड होगा कुछ, Q1 इधर आएगा, बाकी का चार्ज आगे चला जाएगा Q माइनस Q1, फिर इधर में से Q2 आया, उसमें से आगे चला गया आपका Q माइनस Q1 माइनस Q2, जैसे पीछे कर रहे थे डिवीजन। सिमिलर चीज यहाँ पर क्या होगी, Q चार्ज आया, उसमें से यहाँ पर कोई चार्ज चला गया, मान लिया Q1, उतना ही चार्ज, बाकी का चार्ज आपका इधर चला जाएगा Q माइनस Q1। अब आप खुद बताओ, इस सर्किट में Q माइनस Q1 अगर इस ब्रांच में जा रहा है, तो इसके नीचे वाली ब्रांच से वापस कितना आ रहा होगा? क्योंकि अल्टीमेटली अगर बैटरी ने Q चार्ज डिलीवर किया है, Q माइनस तो बैटरी पर Q चार्ज लौटना भी है, क्योंकि बैटरी जो चार्ज डेवलप करती है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू करती है। बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी की प्रॉपर्टी होती है कि जितना करंट आप यहां से निकालते हो उतना ही करंट वापस भी लाते हो। कोई ऐसी बैटरी तो होगी नहीं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से 10 एम्पियर की करंट दे और नेगेटिव टर्मिनल पर 6 एम्पियर करंट दे। तो बेसिकली सेम चार्ज Q इज कमिंग बैक, तो इसका मतलब इस ब्रांच में कितना चार्ज होगा? आंसर इज Q माइनस Q1, यानी हमेशा इन दो ब्रांचेस में सेम चार्ज फ्लो करेगी, ऑलवेज सेम चार्ज जाएगा। तो हमारा सिर्फ एक काम हो रहा है, ये वाली चीज ऊपर शिफ्ट कर गई और ऊपर वाली चीज नीचे शिफ्ट कर गई, अपोजिट डायरेक्शंस में, और कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है। चार्जेस वैसे ही फ्लो करेंगे जैसे यहां फ्लो कर रहे हैं। तो जो आंसर आपके जो आंसर इस सर्किट में निकल कर आ रहा है वही आंसर इस सर्किट में, यानी कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी आपको लिखने लायक ये है कि अगर आप ऑल्टरनेट चल रहे हो, लाइक C2C C2C फिर C2C C2C, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम सर्किट्स माने जाते हैं। क्योंकि वायर्स में जो करंट फ्लो हो रही है वो वैसे ही फ्लो हो रही है, जिस तरीके से इन वायर्स में करंट है वैसे इन वायर्स में करंट है। तो करंट के फ्लो में जब फर्क आ ही नहीं रहा, तो मतलब सर्किट्स आर इक्विवेलेंट। और एक और प्रॉपर्टी है इसमें, दो प्रॉपर्टीज तो ये हो गई इनफाइनाइट लैडर सर्किट्स की। तीसरा, उसको प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वो ये कि अगर हमारे लैडर सर्किट्स में जो कैपेसिटेंसेस लगे, मान लें यहां पर और यहां पर भी लगा था, ये भी क्वेश्चन है कि मान लें ये C और 2C लगे, यहां पर C एंड 2C लगे, और यहां पर 3C एंड 6C लगे, फिर यहां पर 9C और 18C लगे, फिर इसके आगे वाले में 27C और 54C लगे। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? सर रेशियो 2 आ रहा है। जीपी में चल रहा है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैपेसिटेंसेस को चेंज किया जा रहा है। मतलब ये C और 2C है, तो 3 मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जा रहा है।
इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है इस टाइप के लैडर सर्किट की जो जीपी में चल रहे हैं? लेट इक्विवेलेंट बी एक्स, पूरा इक्विवेलेंट एक्स मान लेते हैं। ये इक्विवेलेंट टोटल का है। नाउ अगर पहला वाला पोर्शन मतलब कि जो फर्स्ट लिंक है, अगर फर्स्ट लिंक को हटा देते हैं, लेट दिस इक्विवेलेंट बी एक्स, ये इंक्लूडिंग फर्स्ट लिंक है, तो एक्सक्लूड करने पर क्या आंसर आएगा उसका? एक्सक्लूडिंग दिस फर्स्ट लिंक। अभी इसके पहले वाले सब क्वेश्चन में तो ये कहा था कि फर्स्ट लिंक को एक्सक्लूड करने के बाद भी इक्विवेलेंट उतना ही रहेगा, लेकिन अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा अगर हम पहला लिंक छोड़ देते हैं, इसमें इसको हटा देते हैं और बाकी का सर्किट देखें अगर, तो आंसर ये होता है कि ऐसे में जो रेस्ट ऑफ द सर्किट हुआ, ये वाला सर्किट, अगर आपका टोटल इक्विवेलेंट एक्स है तो रिमेनिंग वाले सर्किट का इक्विवेलेंट उसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाना चाहिए जिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैपेसिटेंसेस लगाए गए थे। हमने कैपेसिटेंसेस लगाई हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में विथ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 3, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 3 है, तो इक्विवेलेंट्स भी उसी कॉमन फैक्टर्स में जाएंगे। मतलब अगर इसको इंक्लूड करके x है तो इसको एक्सक्लूड करने के बाद बचे हुए सर्किट का इक्विवेलेंट उसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉमन रेशियो के हिसाब से 3x। और उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट लिंक को हटा दें और बाकी के सर्किट को एक 3x कैपेसिटेंस मान करके और फिर से इक्विवेलेंट लाएं, बाकी को 3x मान करके फिर इक्विवेलेंट लाएं। और अब जब इक्विवेलेंट लाएंगे इसको तो 2c एंड 3x पैरेलल और इसके साथ ये c सीरीज में, एंड दिस टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू x। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लैडर सर्किट। पहली प्रॉपर्टी ये थी, पहली प्रॉपर्टी बेसिकली इसी का स्पेशल केस था। अगर हम सेम वैल्यू रिपीट कर रहे हैं C2C C2C C2C, तो वो भी एक तरीके का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो 1 है। तो उस कॉमन रेशियो 1 आएगा, तो अगर ये x है तो आगे भी x मानेंगे। सर अगर C अलग फैक्टर से चेंज हो रहा हो और 2C अलग फैक्टर से चेंज हो रहा हो तो कैसे करेंगे? तो पैटर्न नहीं बनेगा। देखिए पैटर्न हर जगह थोड़ी बन सकते हैं, ये स्पेशल सर वो पैटर्न कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इवन मैथमेटिक्स में क्या हम किसी भी रैंडम सीरीज का सम थोड़ी निकाल पाएंगे, लिमिटेशन तो आएंगी ना। हमने बहुत सारी सीरीज पढ़ी है, बहुत सारे सीरीज के समेशन पढ़ते हो प्रोग्रेशन सीरीज में, बट फिर भी अगर हम कोई उल्टी सीधी सीरीज बना दें तो हम क्या कहेंगे, यार इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। यस सर। तो करने को कर सकते हैं, बट उस केस में फिर क्या होगा, ये जो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं ये मेथड्स काम नहीं करेंगे। हो सकता है कोई बहुत लंबा चौड़ा मेथड कोई दूसरा होगा जिससे आंसर आता हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला जो मतलब ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली प्रॉपर्टी है ये तभी काम करेगी जब ऊपर की ब्रांच में और यहाँ वाले ब्रांच में दोनों में सिमिलर रेशियो के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बने, अदरवाइज काम नहीं करेगा कोई। और अदरवाइज क्या मेथड होगा वो पता भी नहीं हमें। और इस लैडर सर्किट में एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ये C2C फिर से C&2C फिर से C&2C, ये भी एक प्रॉब्लम है। HCV का ही क्वेश्चन है।
और इस तरीके से इसको रिपीट करते जा रहे हैं। लास्ट में फिर सी और 2C लगाया। तो ये आपका फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये nth वाला है, और इसके बाद आखिरी में C0 है। मतलब n टाइम्स रिपीट करने के बाद इस लैडर को क्लोज कर दिया गया। n स्टेप लैडर कह सकते हो, n स्टेप लैडर है। अभी तक इनफाइनाइट चल रहे थे, नाउ n स्टेप, 1 2 3 n, और आखिरी में C0। और क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C0, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C0 C equivalent is independent of the value of n। ये क्वेश्चन, C equivalent इंडिपेंडेंट हो n की वैल्यू। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर भी है। C equivalent is independent of n, so let n is 0। क्या मतलब हुआ, सर्किट क्या बचेगा हमारे पास इफ वी टेक n इक्वल टू 0? C0 बचेगा बस। C0। सिर्फ C0। लेट n इक्वल टू 1। अब क्या सर्किट बचेगा? एक C बचेगा, एक 2C बचेगा, एंड देन एक C0 बचेगा, ऐसे n इक्वल टू 2। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आंसर n के इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 0 पर भी वही आंसर आएगा और n इक्वल टू 1 पर भी वही आंसर आएगा। तो n इक्वल टू 1 वाले सर्किट का इक्विवेलेंट, n इक्वल टू 1 वाले सर्किट का इक्विवेलेंट 2C और C0 पैरेलल में है, 2C प्लस C0, और उनके सीरीज में C है, और ये C0 ही आना चाहिए। स्टेटमेंट यही कह रहा है कि n को 0 लोगे तो जो आंसर बन रहा है, और n को 1 लेने पर जो इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट सेम हो जाए। इससे C0 निकाल लें। ठीक है, यस सर। 4 प्रॉपर्टीज टोटल लैडर सर्किट की। तो अब ये हो गया यार, तो इसमें एक आध दो सर्किट्स अगर रह भी गए होंगे, मान लो कुछ एक दो सिमेट्रिकल सर्किट्स रह गए, तो वो रेजिस्टेंस के टाइम पर देख लेंगे। मतलब अगर यहाँ कुछ बचा होगा तो वो रेजिस्टेंस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक विद कैपेसिटेंस ओवर रेजिस्टेंस में भी आर इक्विवेलेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। अब रेजिस्टेंस में खाली सर्किट्स बताएंगे, फिर चॉक रूल। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।